नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा विनोदिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर से। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है और जैसे जैसे ये मैच्योर होती है, ये लिग्निन और सुबेरिन इसमें डिपॉजिट होता जाता है, जो कि बाद में जाके वुड और कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन? It is a polymer of amino sugars cross-linked with short peptide chains. The presence and concentration of this macromolecule is used as a way to categorize bacteria. इन बैक्टीरियाज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बैक्टीरियाज को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं by the presence of this peptidoglycan layer. Peptidoglycan is not found in eukaryotic cells. Between the plasma membrane and the nucleus is the cytoplasm, which contain all the other cellular elements suspended in the cytosol. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, जिसमें जितने भी सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ये एक विस्कस एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट्स, प्रोटीन, शुगर और अदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका मेटाबॉलिक पाथवे चलता रहता है। इट इज क्रिस क्रॉस्ड बाय द फाइब्रस साइटोस्केलेटन। इनके अंदर भी एक फाइब्रस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। आगे जाके हम इसको पढ़ने वाले हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 300 mg per ml of protein and RNA in the cytosol, which makes it very crowded indeed. इसका मतलब क्या है कि इनमें अराउंड 300 mg पर ml प्रोटीन किस में पाया जाता है? साइटोसॉल में, और आरएनए का भी कॉम्बिनेशन इसमें होता है। अब आते हैं हम न्यूक्लियस पे। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल वॉल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक कंट्रोल हाउस ऑफ सेल होता है। इट इज़ ऑफन एट द सेंटर ऑफ द सेल। समटाइम्स ये सेंटर में भी पाया जाता है। सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। जब ऐसी कंडीशन होती है या पाई जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हम उसको क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंजाई में ये या फिर एल्गी में ये पाया जाता है। द न्यूक्लियस is the only organelle that can be seen under the light microscope without staining. क्योंकि ये बहुत डार्क स्पॉट की तरह सेल में दिखता है, इसीलिए सेल में जब भी हम स्टेन करते हैं तो माइक्रोस्कोप में ये इजीली विजिबल होता है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम में क्रोमैटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जब माइटोसिस या मियोसिस का डिवीजन शुरू होता है या सेल डिवीजन की स्टेज में ये जाने वाला होता है, तब ये बाद में कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं। एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड क्रोमैटिन इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन। इट रिमेन्स डिफ्यूज। दिस इज वेयर mRNA एंड tRNA आर बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। जब कंडेंस्ड फॉर्म बढ़ जाता है क्रोमैटिन्स का, उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, विच इज़ द इनएक्टिव स्टेट। Inside the nucleus, one or more dark staining spherical area is present and it is called nucleoli. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और जब सिंगुलर फॉर्म में हम इसे न्यूक्लियोलाई कहेंगे। These are the area of the nucleus where ribosomes are assembled. और ये वो एरिया होता है जहाँ पर न्यूक्लियस में राइबोसोम्स असेंबल होते हैं और इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि एक्टिवली सिक्रीट करते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियर एनवलप पे। न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड द क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियोलाई इज अ जेल लाइक सस्पेंशन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवलप। ये किससे बने होते हैं? They are made up of flattened sacs or cisternae which consist of two membrane. These merges at the pores opening that
allow the transfer of materials between the nucleus and the cytoplasm. इनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आरएनए का मूवमेंट होता है. मेम्ब्रेन is in contact with the chromatin fibers while the outer membrane is covered with ribosomes. This is the nuclear envelope structure. You can see in the diagram that the nucleolus and the outer nuclear envelope is there, the outer membrane, then the inner membrane. In between there are small nuclear pores, and inside you can see the euchromatin structure, heterochromatin structure and chromosome territory. Nucleolus is also present inside on the right corner, and within the nucleus the nuclear matrix is present, and there is also a transcription factories. Now comes the Golgi apparatus. The Golgi apparatus, named after Camillo Golgi in 1898, appears as a number of flattened members bound sacs called cisternae. Golgi apparatus को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में खोजा था, और ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सिस्टर्नी पाई जाती है, बाउंडेड सैक्स होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स के रूप में जमे होते हैं. इनके आसपास स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, और इसका 2 फेज होता है. एक होता है सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज. It involves in the concentration modification, mainly glycosylation and phosphorylation, and packaging of protein produced in the rough endoplasmic reticulum. तो इनका कार्य क्या होता है बेसिकली कि ये पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन्स की. जब सिंपल प्रोटीन्स इसके अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर इसका मॉडिफिकेशन, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, जिससे कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो जाते हैं, और ये बाद में फिर सेल से बाहर जहाँ भी दूसरे सेल्स को इसकी आवश्यकता है उस डेस्टिनेशन पे ये पहुँच जाते हैं. अब आते हैं हम इसके वर्किंग मैकेनिज्म पे. द गोल्गी apparatus हैज़ अ डेफिनेट पोलैरिटी. जैसे कि मैंने बताया कि 2 फेज़ होते हैं इसमें, एक होता है सिस फेज़ और एक होता है ट्रांस फेज़. तो स्मॉल वेसिकल्स, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिनमें प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं. ये सिस फेज से होकर गुजरते हैं. इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है गोल्गी apparatus के अंदर, जिनमें ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और वेसिकल्स जिनमें प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं ये ट्रांस फेज से सॉर्टिंग होने के बाद में बाहर की तरफ निकल जाते हैं. द प्रोटीन मूव्स थ्रू द गोल्गी स्टैक्स बाई बीइंग शटल्ड इन स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी. जैसा कि पहले हमने स्ट्रक्चर में देखा कि ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, तो ये एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में प्रोटीन्स मूव करते हैं, और 1 बाय 1 इनका प्रोसेसिंग होने लगता है. उसके बाद आता है स्टेप सिक्रीशन. प्रोटीन्स जैसा ही ग्लाइकोसाइलेट हो जाते हैं या इनका जब कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, देन दे आर रिलीज्ड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, which involves the fusion of the vesicles membrane with the plasma membrane. Release of the protein may be continuous or vesicles may be stored. प्रोटीन का जो रिलीज़ है वो होता रहता है, या फिर अगर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है दूसरे सेल्स में तो फिर वो वेसिकल्स के फॉर्म में सेल्स पर ही स्टोर होके रहता है. कंटिन्यूअस सिक्रीशन कॉल्ड कंस्टिट्यूएट सिक्रीशन occurs in some immune cells called plasma cells, which continually secrete immunoglobulins. Most secretion occurs in response to a single, often a rise in intracellular calcium levels, and this regulated secretion releases stored secretory granules. ज़्यादातर जो secretion होते हैं वो सिग्नल का ही वेट करते हैं या सिग्नल का एक रिस्पॉन्स बनाते हैं, अदरवाइज वो secretory granules के फॉर्म में स्टोर रहते हैं. अब आते हैं हम लाइजोसोम्स पे. One of the destinations for vesicles derived from the Golgi are the lysosomes. Vesicles का एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन लाइसोसोम भी है, जो अनयूज्ड
वेसिकल्स हैं या फिर जिसकी आवश्यकता सेल्स में नहीं है, उसको लाइसोसोम्स एनगल्फ कर लेता है। दे आर स्पेरिकल और ओवल ऑर्गेनल, ज़्यादातर ये ओवल शेप के होते हैं या स्पेरिकल शेप्स के होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जो भी सेल्स इसके अंदर आती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लाइसोसोम के अंदर 40 अलग अलग प्रकार के एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, एज वेल एज वेसिकल्स फ्रॉम trans-Golgi other membrane bound structures fuse with lysosome where their contents can be digested. Sometimes autolysis भी होती है, जैसे कि गोल्गी apparatus हुआ, कई बार माइटोकॉन्ड्रिया को भी लाइसोसोम engulf कर लेता है। These includes particles such as bacteria, viruses that have been retrieved from the extracellular medium by two processes called endocytosis and phagocytosis. दो अलग अलग प्रक्रिया है जिसमें जो फॉरेन पैथोजन होता है या फॉरेन बॉडी जो सेल के अंदर आ जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, इसको भी लाइसोसोम एंडोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस की मदद से एंगल्फ कर लेता है या खा जाता है। दो तरह के अलग अलग ये मैकेनिज्म होते हैं। फेगोसाइटोसिस में जब किसी सॉलिड वेस्ट को ये इनगल्फ करता है उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और जब किसी लिक्विड वेस्ट को या किसी ड्रॉप को ये इनगल्फ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। द लाइसोसोमल membrane has an important role in compartmentalizing the degradative enzymes because if many lysosomes have ruptured, the cells could self-digest. This process is known as autolysis and can occur physiologically. कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम जब रप्चर हो जाता है, क्योंकि अगर वो रप्चर हो गया इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी मटेरियल्स हैं वो भी सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड इट कैन बी लीथल टू द सेल। सो उस समय क्या होते हैं कि उन रप्चर्ड लाइसोसोम को दूसरे लाइसोसोम्स इंगल्फ कर लेते हैं या ऑटोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसको खा जाते हैं या सेल्फ डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं प्रोटियोसोम्स पे। प्रोटियोसोम्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। तो while membrane components and aged organelles are degraded in lysosomes, another pathway exists to degrade cytosolic proteins. तो cytosolic proteins को कौन डिग्रेड करता है, प्रोटियोसोम्स। They are large complex of proteins arranged in 4 rings around the central core. As you can see in the diagram, proteins designed for destruction are first tagged with multiple copies of a protein called ubiquitin by specific enzyme. Ubiquitin एक प्रोटीन है जिससे क्या होता है, प्रोटीन को टैगिंग हो जाती है, मल्टीपल कॉपीज बन जाती है प्रोटीन की, और इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं. दिस एक्ट एज अ सिग्नल to direct the protein into the core of the proteasome where it is broken into small peptides. तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जिस भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है या डाइजेशन होना है उस प्रोटीन के अराउंड जो प्रोटीन्स दूसरे प्रोटीन्स आकर अटैच हो जाते हैं, जिसको हम क्या स्ट्रक्चर कहते हैं, यूबिक्यूटिन, और इसके बाद में इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है. तो ये हो गया प्रोटियोसोम्स. अब हम आते हैं पेरोक्सीसोम पे. पेरोक्सीसोम्स ये भी स्मॉल वेसल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. इसको हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं, जो कि सुपरफिशियली किससे रिजेंबलेंस शो करता है, लाइसोसोम से. बट इट कंटेन कम्प्लीटली डिफरेंट एंजाइम्स दैट आर ट्रांसपोर्ट इनटू द पेरोक्सीसोम फ्रॉम द साइटोसोल. Some of these enzymes are oxidases and catalases. The oxidase break down a variety of substrates such as fatty acids with the production of hydrogen peroxide is produced inside some cells of the immune system in order to kill bacteria. Peroxisomes के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बाद में इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है और जो बैक्टीरिया है या अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको ये किल करने का काम करता है. द कैटालेस एंजाइम्स यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीडाइज अदर पोटेंशियली toxic compounds or break down hydrogen peroxide to water. Then other
Peroxidase enzymes are also involved in the biosynthesis of cholesterol and other membrane components. This is the structure of peroxisomes, a spherical body covered with the outer membrane which has the transported proteins or glycosylated proteins. Inside the plasma membrane, a lipid layer is formed and inside the matrix is filled which constitute the hydrolytic enzymes mixture. अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे. All the organelles described so far are involved in the production, processing, targeting and degradation of the protein and other molecules made within the cells. However, most of these processes required energy in the form of ATP. जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सभी को कार्य करने के लिए एनर्जी ATP के फॉर्म में आवश्यकता होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया वह ऑर्गेनल है जो ATP को सिंथेसाइज करता है एंड दे आर पर्टिकुलरली प्लेंटीफुल इन सेल्स विच कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. आइए पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग साइज के पाए जाते हैं. ये जनरली सॉसेज शेप का होता है. अबाउट 1 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होती है. दे हैव अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर विथ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन. क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड सेम थिकनेस एज इन द अदर ऑर्गेनल्स एंड इट इज हाईली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स. ऐसे प्रोटीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स, और ये पोर फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू जो आयंस का एक्सचेंज है वो इजीली हो जाता है. द इनर मेम्ब्रेन इज स्टडेड विथ मैनी प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अंदर की जो लेयर है उस पर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और उन पे बहुत से प्रोटीन्स भी अटैच्ड होते हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, और ये बाद में जाके ATP का जनरेशन करते हैं. This membrane is thinner and has multiple folds projecting inwards called cristae. और इनके अंदर इनफोल्डिंग्स पाई जाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं. प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया भी लार्ज हो जाता है और इनरमोस्ट जो रीजन है उसमें मैट्रिक्स फिल्ड होता है. इट इज़ हियर दैट पायरुवेट derived from the metabolism of glucose in the cytosol and fatty acids are metabolized to provide the substrate for oxidative photophosphorylation. It is here that pyruvate derived from the metabolism of glucose in the cytosol and fatty acids are metabolized to provide the substrate for oxidative photophosphorylation. अब हम आते हैं इसके तीनों स्ट्रक्चर पे. हम देख लेते हैं कि इन तीनों का क्या फंक्शन होता है. तो आउटर मेम्ब्रेन किस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ एफिनेफ्रिन, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स. फिर इनर मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन में इसका मेन रोल होता है. उसके बाद जो मैट्रिक्स है इनके अंदर में क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस भी होता है. ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख पाते हैं कि इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर में स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, और जो मैट्रिक्स फिल्ड है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट जनरली साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहली बार देखा गया था. माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आर इवन स्मॉलर देन द जीनोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जो क्रोमोसोम का साइज है या जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो स्मॉलर होते हैं देन द जीनोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Coding sequence for the majority of chloroplast proteins have been lost, so these proteins are now encoded by the nuclear genome synthesized in the cytoplasm and transported from the cytoplasm into the chloroplast. Function of chloroplast membrane. जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, क्लोरोप्लास्ट भी सराउंडेड होते हैं दो मेम्ब्रेन से. आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होती है और इनके सरफेस पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं. द इनरमोस्ट मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, कंटेन मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जीनोम. Third internal membrane called the thylakoid membrane, which is extensively folded and appears as stacks of flattened disc in electron micrograph. Thylakoid में
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि लाइट पड़ने पर ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और ये फोटोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम आते हैं वैक्यूल्स पे। प्लांट सेल्स एडिशनली पोजेस लार्ज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स कॉल्ड द वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े साइज के पाए जाते हैं। टिपिकली 30% ऑफ द सेल की जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। प्लांट सेल यूज वैक्यूल्स टू एडजस्ट देयर साइज एंड टेम्परेचर प्रेशर। वैक्यूल्स usually account for changes in cell size when the cytoplasmic volumes stay constant. Some vacuoles have specialized functions and plant cells can have more than one type of vacuoles. Vacuoles are related to lysosomes and share some functions with these structures. Both contain degradative enzyme for breaking down macromolecules. Vacuoles can also serve as storage compartments for nutrients and metabolites. Sometimes क्या होता है, वैक्यूल्स में न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स भी स्टोर्ड होते हैं. फॉर इंस्टेंस प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ सीड्स एंड रबर एंड ओपियम आर मेटाबोलाइट्स दैट आर स्टोर्ड इन प्लांट वैक्यूल्स. एक्वेटिक प्लांट्स में वैक्यूल्स में एयर फिल्ड होती है जो कि प्लांट को वाटर सरफेस पे तैरने के लिए हेल्प करती है. नाउ वी कम्स टू साइटोस्केलेटन. इंटरनल स्केलेटन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन. सेल के अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जो कि फाइबर्स का बना होता है, प्रोटीन और फाइबर्स से मिलके. दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोफिलामेंट्स ये ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स के बने होते हैं और वो प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन, और ये सबसे थिनेस्ट होते हैं. द साइटोस्केलेटल फाइबर्स एट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर. इनकी जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर होती है. दे इनेबल सेल्स टू मूव इन एन अमीबॉइड फैशन एंड चेंजेस देयर शेप. दे फॉर्म अ मेस ऑफ fibers below the plasma membrane attached to protein embedded in the membrane, which themselves connect with proteins of the extracellular matrix. This enables a cell to fix its shape with respect to the external environment and, if necessary, move around in it. Cells moves by extending either their thin finger-like structures called filopodia or thin sheets called lamellopodia, which contain large amount of F-actin that is continuously added to it in the direction of movement. These are the structure of cytoskeleton, which constitute microtubules जिसकी डायमीटर 25 नैनोमीटर होती है. एक्टिन फिलामेंट जिसको अभी हमने पढ़ा वो है 7 नैनोमीटर डायमीटर की, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि इनके बीच की होती है जो 10 नैनोमीटर की होती है. The fibers are thought to be moved forward by the movement of myosin, pushing the actin fibers against the plasma membrane. They are attached to long actin fibers called stress fibers, which extends backward. Microfilaments also form the core of the specialized plasma membrane structures, microvilli and stereocilium. Intermediate filaments जिसे हम IFS भी कहते हैं, they are made from a variety of proteins. However, they all forms filaments 10 nanometer wide which are extremely stable. They all form alpha helical dimer which twist around one another forming rope-like structure, which gives mechanical support to structures such as the nucleus and the plasma membrane. Intermediate filaments do not change dynamically like microfilaments and microtubules, and so they form the most stable element of the cytoskeleton. The main function of intermediate filament is to provide and support the structure for cell. The intermediate filaments are permanently part of the cytoskeleton and helps to provide the structure of the cell. They are also essential in anchoring the cells to other cells called cell cohesion and to the extracellular matrix. अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे. जो हमने अभी साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर पढ़ा वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है. और साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड लाइक
जेल लाइक साइटोसॉल है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स या साइटोस्केलेटन इमर्ज्ड होते हैं या फिर सस्पेंडेड होते हैं. Even though the cytoplasm consists 70 to 80% water, it has a semi-solid consistency which comes from the proteins within it. However, proteins are not the only organic molecules found in the cytoplasm. Glucose and other simple sugar, polysaccharide, amino acids, nucleic acids, fatty acids and derivatives of glycerol are found there too. Ions of sodium, potassium, calcium and many other elements are also dissolved in the cytoplasm. Many metabolic reactions including protein synthesis takes place in the cytoplasm. तो आज के वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी किया जिसमें हमने गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और अदर ऑर्गेनल्स को भी स्टडी किया है. तो आज के लिए इतना ही.